Okay, now we are in our second lecture of extraction, and we have already discussed two methods for concentration of ore, two physical methods for concentration of ore, that is magnetic separation and froth flotation process. So now here we'll discuss, magnetic separation and levitation. Now we'll discuss here froth flotation process. Clear? Froth flotation process, third method, third physical separation method. One was also there for that is hand picking method. That was also physical separation. Now we'll discuss again froth flotation process. Again here we're discussing froth flotation process. फ्रॉथ फ्लोटेशन अभी तक जितने पढ़े थे उनमें ये इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो होगा लीचिंग, जो केमिकल सेपरेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। नाउ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्लियर? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेनली होता है सल्फाइड ओर्स के लिए, ये ध्यान रखना है क्योंकि वो लाइट होते हैं। और भी रीज़न बताऊंगा मैं इसके, मेन अभी है कि सल्फाइड ओर्स के लिए लाइट होते हैं। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि जितने भी प्रोसेसेस थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के, ओर को साफ करने के दो मेथड हम पढ़े हैं, उन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आया था? प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। जैसे लेविगेशन था तो उसमें डिफरेंस आया डेंसिटी में दोनों की, ओर और गैंग पार्टिकल्स की। मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया, ओर और गैंग पार्टिकल्स की। इसमें डिफरेंस आएगा वेटिंग प्रॉपर्टीज में। वेटिंग प्रॉपर्टीज में यानी कौन सा ओर या गैंग पार्टिकल्स वो किससे वेट होंगे। यहाँ पे और जो है वो वेट होंगे पाइन ऑयल से, वो पाइन ऑयल से वेट होंगे यानी ऑयल से वेट होंगे, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो वेट होंगे वाटर से। ये बेसिक डिफरेंस है। और पाइन ऑयल से वेट होंगे और फ्रॉथ बन करके यानी वो झाग बन करके ऊपर आ जाएगा, उसके पानी के सस्पेंशन के ऊपर आ जाएगा। तो मैं दोबारा बताता हूँ उसको। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसका जो ये जो कंसेप्ट है ये आया था एक वॉशर वुमेन के थ्रू आया था। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट स्टोरी भी है, थोड़ा से और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। वॉशर वुमेन जो थी, इसने देखा कि जितने भी माइनर्स हैं उन सबके क्लोथ्स जब इसके पास वॉश होने के लिए आते थे, क्लोथ्स जो वॉश होने के लिए आते थे इसके पास, वॉशर वुमन के पास, तो उसमें इम्प्योरिटीज दो तरीके की होती थी। उसमें एक तो मिट्टी वगैरह सैंड वगैरह होती थी, सिलिका होता था उसके अंदर, और एक होता था जो मेटल के पार्टिकल्स होते थे, जैसे स्पेशली मेनली कॉपर मेटल के पार्टिकल्स, कॉपर मेटल के पार्टिकल्स थे और लाइटर मेटल के पार्टिकल्स थे। तो फिर इसने ऑब्जर्व किया कि जितनी भी जो मिट्टी सैंड वगैरह है, सिलिका वगैरह है, वो सारा पानी के अंदर नीचे बैठ जाती है, और जो मेटल के कुछ पार्टिकल्स हैं वो झाग के साथ यानी फ्रॉथ के साथ ऊपर आ जाते थे। कॉपर के स्पेशली जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर आ जाते थे, और लाइटर मेटल के पार्टिकल्स ऊपर आ जाते थे झाग के साथ। तो उसने जब ये ऑब्जर्व किया काफ़ी दिनों तक, तो उसने किसी साइंटिस्ट को ये बताया कि क्या कहते हैं ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो उस फिर साइंटिस्ट ने क्या यूज़ किया यहाँ पे कि क्या कहते हैं ये प्रोसेस यूज़ कर लिया कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो झाग के साथ अटैच होकर ऊपर आ सकते हैं मैक्सिमम। तो उसने इसी प्रोसेस को एम्प्लॉय किया था, तो इसलिए वॉशर वुमन के थ्रू ये आइडिया मिला था। तो यही सेम आइडिया हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर। और ये स्टोरी भी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट स्टोरी थी ये। तो नेक्स्ट इसके अंदर जैसे अगर हम पढ़ें लाइटर और सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। जैसे सल्फाइड ओर्स हमें पता ही है, जेडएनएस जिंक ब्लेंड, पीबीएस गैलिना, एचजीएस सिनाबार, एचजीएस सिनाबार, CU2S कॉपर ग्लांस। तो ये मैं आपको साथ साथ बताता भी रहता हूँ कि कौन कौन से ओर्स हैं जिन जो और ओर्स के नाम, क्योंकि ओर्स के नाम ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, और इसमें मेनली फंक्शंस पूछे जाते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं हम, पहले यहां से कलेक्ट कर लेंगे। यहां पे हम पाइन ऑयल, क्लियर, किसका? पाइन ऑयल। पाइन ऑयल वो चीड़ का तेल होता है, और ये लेस कॉस्टली होता है, सस्ता होता है काफ़ी, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो वो यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं, पाइन ऑयल यूज़ करते हैं क्योंकि लेस एक्सपेंसिव होता है। और ये फ्रॉथ कलेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है? फ्रॉथ कलेक्टर का। और भी इसका काम है वो मैं बताऊंगा साथ साथ, लेकिन अभी ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ? पाइन ऑयल डाला हुआ है, साथ में और के पार्टिकल्स तो होंगे, और होगा इसके अंदर, और के पार्टिकल्स, और क्या होगा? गैंग होगा इसके अंदर, जो इम्प्योरिटीज वगैरह हैं। तो अब यहाँ पे हम पैडल से या तो एजिटेट करेंगे, किससे? फ्रॉथ कैसे बनते हैं? जैसे अगर मैं सोप सॉल्यूशन है उसमें हम एजिटेट करें, उसको हिलाएं अगर जोर जोर से, तो फ्रॉथ बनता है, बबल्स बनते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं बबल्स। तो ऐसे कुछ इसके अंदर होगा। इसमें जब एजिटेट करेंगे पैडल से, या फिर हॉट एयर पास करेंगे इसके अंदर कुछ ऐसे करके, ये इस तरह से कुछ,
यहाँ हॉट एयर पास करेंगे, ये होल्स है यहाँ पे, जैसे ही हॉट एयर पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बबल्स बनेंगे, यहाँ बबल्स बनेंगे और बबल्स इमीडिएटली ऊपर आएंगी। और बबल्स किसकी होंगी, ये पाइन ऑयल वगैरह की, ये पाइन ऑयल की। और इसके साथ क्या चिपक के आएगा, जो भी लाइट होगा, लाइट क्या होता है, ओर के पार्टिकल, जैसे सल्फाइड ओर के पार्टिकल क्या होंगे, लाइट होंगे, तो वो अटैच होके इन बबल्स के साथ, इन फ्रॉथ के साथ ऊपर आ जाएंगे। और गैंग के पार्टिकल जो हैवी हैं वो नीचे जाके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। समझ में नहीं, ये सिंपल सा प्रोसेस है। हमने क्या किया, पाइन ऑयल और गैंग पार्टिकल जो थे ये मिक्स थे, सस्पेंशन बना हुआ था इसका। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें पैडल से एजिटेट किया या फिर हॉट मतलब कि एयर का ब्लास्ट पास किया, तो उससे बबल्स बनेंगे। बबल्स जो हैं उसके साथ लाइट पार्टिकल्स यानी ओर के पार्टिकल्स, सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स अटैच होकर इसके ऊपर आ जाएंगे। और पाइन ऑयल डाला हुआ है, ये काम करता है कलेक्टर का, इसका एक्चुअल में फ्रॉथ बनता है। और इसके साथ हम डालते हैं ज़ेंथिड्स। पाइन ऑयल क्या है, फ्रॉथ कलेक्टर, फ्रॉथ कलेक्टर यानी जो फ्रॉथ को कलेक्ट करेगा। और दूसरा इसका काम होता है, जो इंपॉर्टेंट काम है इसका, ये ध्यान रखना, फ्रॉथ कलेक्टर का, कलेक्ट तो करता ही फ्रॉथ को। दूसरा, इट एनहेंसेस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर पार्टिकल्स, एनहेंसेस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि ओर पार्टिकल्स को पानी से वेट नहीं होने देगा। पानी से वेट होंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, ओर के पार्टिकल्स को पानी से वेट नहीं होने देगा। तभी इसके प्रिंसिपल में मैंने क्या बोला, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे, प्रिंसिपल ही पूछेंगे पेपर के अंदर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉथ फ्लूइडेशन। तो ओर पार्टिकल्स गेट्स वेटेड बाय, ओर पार्टिकल्स विच आर लाइट गेट्स वेटेड बाय पाइन ऑयल, बाय ऑयल, वेयर एज गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर। ये लिख के आना पेपर के अंदर पहले, ये 1 मार्क का जरूर आएगा क्वेश्चन, तो यही लिख के आना है। प्रिंसिपल क्या है इसका, ओर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय पाइन ऑयल वेयर एज गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर। अब पाइन ऑयल क्या है, फ्रॉथ कलेक्टर। पाइन ऑयल क्या है, फ्रॉथ कलेक्टर, ये कलेक्ट करेगा फ्रॉथ को, इट विल कलेक्ट द फ्रॉथ एज वेल एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका फ्रॉथ कलेक्टर का, इट एनहांसेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर पार्टिकल्स, यानी ओर के जो पार्टिकल्स हैं उनको पानी से वेट नहीं होने देगा, फ्रॉथ के साथ ही, यानी पाइन ऑयल जो कलेक्टर है उसी के साथ ऊपर आएंगे। और फ्रॉथ कलेक्टर ये भी है, और साथ में एक चीज और है, ज़ेंथेट्स और फैटी एसिड्स, ज़ेंथेट्स प्लस फैटी एसिड्स, ज़ेंथेट्स प्लस फैटी एसिड्स, ये भी है। तो सोप के ही कुछ पीसीज होते हैं इसमें, जो आर, जो इसे लेके आते हैं, सोप का जो आर पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा, इसलिए फ्रॉथ को ऊपर खींच के ले आएगा। सोप का आर पार्ट क्या होता है, नॉन हाइड्रोफोबिक, वो इसको झाग को जो है ऊपर खींच के ले आएगा, पानी में नहीं रहने देगा, तो इसलिए और फ्रॉथ के साथ और के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। और दूसरा है फ्रॉथ, ये समझ आ गया, फ्रॉथ कलेक्टर ये क्या है, एनहांसेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर पार्टिकल्स, क्लियर, एनहांसेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर पार्टिकल्स, दिस फ्रॉथ कलेक्टर। और एग्जांपल क्या है इसकी, ये याद करना, ऑब्जेक्टिव से पूछते हैं, ज़ेंथेट्स एंड फैटी एसिड, आल्सो दिस पाइन ऑयल एक्ट्स एज फ्रॉथ कलेक्टर, ये भी फ्रॉथ कलेक्टर का काम करता है यहाँ पे। तो मैंने प्रिंसिपल बता दिया यहाँ पे, और फ्रॉथ कलेक्टर का रोल बता दिया। नेक्स्ट है फ्रॉथ स्टेबलाइजर। फ्रॉथ जो है ऊपर जो आई है वो बर्स्ट ना करें, नहीं तो वो बर्स्ट कर जाएंगी, बर्स्ट कर जाएंगी तो और के पार्टिकल्स फिर दोबारा नीचे कर जाएंगे, तो उसके लिए हम डालते हैं फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। फ्रॉथ को स्टेबलाइज करने के लिए, फ्रॉथ को एक्टिवेट करने के लिए, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, टू स्टेबलाइज द फ्रॉथ। ये किस काम क्या है इसका, टू स्टेबलाइज द फ्रॉथ, और ये होता है एनिलीन प्लस केरोसोल, अमीन्स भी लिख सकते हैं, अमीन्स प्लस केरोसोल, एनिलीन प्लस केरोसोल। स्टेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन एनिलीन के ऊपर आते हैं, तो इससे याद रखना कि फ्रॉथ स्टेबलाइजर क्या है, एनिलीन वगैरह। तो एनिलीन प्लस केरोसोल इट एक्ट्स एज फ्रॉथ स्टेबलाइजर, ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये फ्रॉथ स्टेबलाइजर है। दो का रोल मैंने बता दिया यहाँ पे, फ्रॉथ कलेक्टर का रोल यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसका प्रिंसिपल, ओर पार्टिकल्स गेट्स वेटेड बाय पाइन ऑयल वेयर एज गैंग पार्टिकल्स गेट्स वेटेड बाय वाटर। वेटेड मीन्स अटैच्ड हो जाएंगे, वेटेड मीन्स यहाँ पे पाइन ऑयल से अटैच हो जाएगा ये। तो क्लियर होगी बात की नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ पे इसी के अंदर एक 3 चीजें मैंने बता दी यहाँ पे आपको, प्रिंसिपल बता दिया, फ्रॉथ कलेक्टर बता दिया, फ्रॉथ स्टेबलाइजर बता दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो रोल है वो है हमारा, जैसे मान लीजिए कई बार 2 ओर्स आ जाते हैं, ZnS प्लस PbS, ये कम अमाउंट में है, ZnS जिंक ब्लेंड है, ये कम अमाउंट में है, गैलिना जो है वो ज्यादा अमाउंट में है, तो हमें इसको कंसंट्रेट करना है, दिस इज टू बी कंसंट्रेटेड एंड दिस इज टू बी डिप्रेस्ड। इसको कंसंट्रेट करना है PbS को, इसको साफ करना है हमें और इसको डिप्रेस करना है। तो हम यूज क्या करेंगे, अभी तक यूज क्या करेंगे, डिप्रेसेंट। यहाँ पे डिप्रेसेंट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसका बन जाएगा। डिप्रेसेंट का रोल क्या है, डिप्रेसेंट का रोल, क्लियर, रोल ऑफ डिप्रेसेंट, ZnS प्लस PbS, ZnS प्लस PbS, इन दोनों में
हम एक डालते हैं रेजेंट NaCN। तो NaCN के साथ ध्यान रखना कि आयनिक कंपाउंड का कभी भी ऐसे आता है कोई लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसके पास लोन पेयर हो। एक साइनाइड आयन है ना, साइनाइड आयन इसके अंदर प्रेजेंट है। साइनाइड आयन नेगेटिव वाला आयन है, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। वो हमेशा किसको देगा इलेक्ट्रॉन्स? जो ट्रांजिशन मेटल होगा। ट्रांजिशन मेटल ये है जिंक 2+, और जिंक पे चार्ज कितना 2+। जब भी 2+ चार्ज होगा तो 4 CN आएंगे। ये बात में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कोऑर्डिनेशन के अंदर, अभी याद करने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। जिंक 2+ का चार्ज है तो 4 CN आएंगे, नेगेटिव वाले आयंस कितने आएंगे 4। और अगर 1+ का चार्ज होता है जैसे Ag+, Au+, तो 2 CN आते हैं। अभी कितने CN आएंगे 4। ये याद करने के लिए है, अदरवाइज 4 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, वो कैसे भी कर सकते हैं हम। लेकिन ज्यादातर स्टेबिलिटी देने के लिए 2+ का चार्ज तो 4 लिगेंड्स, तो यहाँ पे इसलिए 4 लिगेंड्स आएंगे तो ZnCN4 बन जाएगा। तो अभी तो Zn पे +4 चार्ज हो गया, तो +2 करने के लिए चार्ज सेम रहना चाहिए, तो Na2 रहेगा, या फिर ZnCN4 2 नेगेटिव ले सकते हैं। समझ गए नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट चीज, प्लस साथ में Na2S आ जाएगा, प्लस Na2S। तो ये सॉल्युबल होता है। ये कहाँ रह जाएगा? सॉल्युबल है तो सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा, ये सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। और फ्रॉथ किसके बन जाएंगे? PBS के फ्रॉथ बन के ऊपर चले जाएंगे। तो अगर आता है फंक्शन ऑफ डिप्रेसेंट, तो ये रिएक्शन दिखानी है। NaCN हेयर इज एक्टिंग एज डिप्रेसेंट। NaCN जो है यहाँ पे, दिस इज एक्टिंग एज डिप्रेसेंट, ये डिप्रेसेंट है NaCN। NaCN हेयर इज एक्टिंग एज डिप्रेसेंट। ZnS में ये रिएक्शन दिखानी है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो इट डिप्रेसेस डिप्रेसेंट दैट इज NaCN और KCN, इट डिप्रेसेस वन ऑफ द ओर्स। वन ऑफ द ओर्स क्या है यहाँ पे? ZnS, जिंक ब्लेंड है, इसको डिप्रेस कर देगा, गैलेना को कंसंट्रेट करेगा, गैलेना ऊपर फ्रॉथ के साथ आ जाएगा, तो इसको डिप्रेस कर देगा और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। और PBS को अब हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। सब समझ आ गया कि नहीं है? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्रेसेंट का रोल। रिएक्शन कैसे हुई है? Zn पे 2+ चार्ज, CN कितने हैं? 4 आएगा इसके पास, क्योंकि Zn पे 2+ है। 1+ होता तो 2 CN आते, अभी कितने आएंगे? 4 CN आएंगे, और 4 Zn पे सेम रहना चाहिए 2+ का, तो इसलिए चार्ज यही रहेगा सेम, और साथ में Na2 मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर मान लो इससे हमें, ये बोर्ड में नहीं पूछेंगे, अगर इससे मान लो हमें दोबारा ZnS रीजनरेट करना है, तो ZnS सोल्यूशन के अंदर आ गया, तो हम यूज करते हैं एक एक्टिवेटर। ये CuSO4 एक्ट्स एज एक्टिवेटर इन द रिएक्शन। ये ध्यान रख लेना, नहीं तो रहने देना। मतलब इसमें CuSO4 डाल देंगे ना, तो ये ZnS को दोबारा रीजनरेट कर देगा। Na2 ZnCl4 में CuSO4 डाल देंगे तो ZnS दोबारा मिल जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, और ये चला जाएगा कॉम्प्लेक्स में, CuCN4 2 नेगेटिव बना देगा। तो ये अगर कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना इसको। तो ये था, दिस वाज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंसिपल पहले बताना है। पहले क्या बताना है? इसका प्रिंसिपल। उसके बाद क्या बताना है? इसके जो प्रोसीजर है वो मैंने समझा दिया आपको। प्रोसीजर समझा दिया कि ओर के पार्टिकल्स को कौन लेके आ जाएगा? पाइनल ऊपर ले आएगा, झाग जो बनेगी ऊपर, जो फ्रॉथ बनेगा ऊपर, और पानी जो है गैंग पार्टिकल्स को बैठ करके नीचे बिठा देगा। और उसके बाद फिर मैंने बताया इसके अंदर फ्रॉथ कलेक्टर का रोल क्या है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर का रोल क्या है, डिप्रेसेंट का रोल क्या है। ये तीनों रोल करने हैं ढंग से। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्हाई दिस इज मेंट ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, व्हाई दिस इज मेंट ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। तो सिंपल सा आंसर लिख के आना है, सल्फाइड ओर्स बीइंग लाइटर आर वेटेड बाय पाइन ऑयल। प्रिंसिपल लिख के आना है इसके अंदर, why this is meant only for sulfide ores, क्या लिखेंगे? because sulfide ores are lighter and hence are wetted by pine oil and gangue particle by water। प्रिंसिपल लिख के आना है इस क्वेश्चन में, why froth flotation process is meant only for sulfide ores, अगर ये क्वेश्चन आता तो। और तो उसमें कुछ बताने नहीं है। हाँ, ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस था। नेक्स्ट नोट करेंगे इसको मन में बहुत बार बोलना है, तब जाके क्लियर होंगे तीनों चारों फंक्शन जो मैंने बताए हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम करेंगे लीचिंग। नाउ केमिकल सेपरेशन। लीचिंग क्या है? केमिकल सेपरेशन मेथड। लीचिंग, इसको हम केमिकल सेपरेशन भी कहते हैं। अभी तक जितने पढ़े थे हमने वो क्या थे? ओर को साफ करने के फिजिकल मेथड से। नाउ इट इज लीचिंग विच इज केमिकल सेपरेशन। क्लियर? केमिकल सेपरेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है? ओर अलोंग विद गैंग पार्टिकल, दे आर ओर प्लस गैंग दोनों हैं, इनको हम डिसॉल्व करेंगे एक सूटेबल केमिकल रेजेंट के अंदर, एसिड के अंदर केमिकल रेजेंट में डिसॉल्व करेंगे इसको। केमिकल रेजेंट, ये केमिकल रेजेंट कुछ भी हो सकता है, केमिकल एजेंट और एसिड और बेस, ये कोई भी केमिकल एजेंट होता है, इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे। केमिकल एजेंट में डिसॉल्व करेंगे या एसिड में या बेस में डिसॉल्व करेंगे तो और डिसॉल्व कर जाएगा, बट नॉट द इम्प्योरिटीज। और डिसॉल्व्स बट नॉट द इम्प्योरिटीज, ये इसका प्रिंसिपल है। और अलॉन्ग विद गैंग पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज इज डिसॉल्व्ड इन ए सूटेबल रेजेंट इन विच द और डिसॉल्व्स बट नॉट द इम्प्योरिटीज। ये इसका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लीचिंग। ये याद रखना है इसके अंदर। और लीचिंग के अंदर हम पढ़ेंगे मेनली 2 प्रोसेसेस। प्रिंसिपल क्लियर हो गया कि नहीं? और जो है केमिकल एजेंट में डिसॉल्व कर जाएगा, इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होंगी इसके अंदर। तो इसके अंदर हम 2 प्रोसेस पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है। बेयर्स प्रोसेस
बेयर्स प्रोसेस, ये एल्यूमिना जो कि इम्प्योर होता है, एल्यूमिना इम्प्योर होता है, इसके साथ इम्प्योरिटीज आती हैं। एल्यूमिना के साथ इम्प्योरिटी जैसे TiO2 की इम्प्योरिटी है, Fe2O3 की इम्प्योरिटी है, SiO2 की इम्प्योरिटी है, इससे अलग करना है हमें, इसको साफ करना है, इनसे अलग करना है। तो बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं। और दूसरा प्रोसेस जो है बेयर्स, दिस इज बेयर्स प्रोसेस। और दूसरा कौन सा है? सेकेंड प्रोसेस इज मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। तो ये होता है हमारा गोल्ड और सिल्वर के लिए, प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। तो तीन मेटल्स के लिए जनरली, तीन ओर्स के लिए करते हैं हम, Al2O3, Au और Ag। ये नेटिव ओर्स है। नेटिव ओर्स मीन्स Au जो है आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, नेटिव फॉर्म में होगा, साथ में इसकी इंप्योरिटीज हो सकती हैं, साथ में इसके अंदर इंप्योरिटीज आयरन वगैरह या कोई और भी पार्टिकल्स हैं, इंप्योरिटीज हो सकती हैं, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में नहीं होगा ये। ऐसे ही Ag भी, इसके साथ और इंप्योरिटीज होंगी, लेकिन ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं होगा, नेटिव फॉर्म में होगा। तो उनके उनसे अलग करना है इनको। तो इसके लिए यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम हम बेयर्स प्रोसेस। क्लियर? बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस पहला करेंगे लीचिंग के अंदर। बेयर्स प्रोसेस इज मेंट फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना, मेंट फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना, इंपॉर्टेंट है ये बेयर्स प्रोसेस फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना। आगे हम हॉल्स प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें हम एल्यूमिनियम को बाहर निकालेंगे एल्यूमिना से। फिर हम हुप्स प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग करेंगे। बेयर्स, हॉल्स, हुप्स, लेकिन वो बात की बात है, अभी पढ़ रहे हैं बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस, तो बेयर्स प्रोसेस के अंदर एल्यूमिना लिया, ये एल्यूमिना कौन सा वाला है? इम्प्योर वाला। इसके साथ मेन इम्प्योरिटी Fe2O3 होती है। Fe2O3 की मेन इम्प्योरिटी है, साथ में SiO2 भी है और TiO2 भी है। तो ये ध्यान रखना। अब एल्यूमिना, इसको मैंने डिजोल्व किया एक केमिकल रिएजेंट NaOH के अंदर, NaOH के अंदर डिजोल्व किया। अब NaOH में सिर्फ ये डिजोल्व करेगा Al2O3। अब ध्यान देना था, ये इंपॉर्टेंट बात है कि NaOH के अंदर यही क्यों डिजोल्व कर रहा है। बनेगा भी क्या? रिएक्शन सबने पढ़ी हुई है 9th क्लास में, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा और NaAlOH4। गलती मत करना इसमें रिएक्शन में, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। NaAlOH4 बाहर ये, या NaAlO2 भी बना सकते हैं। अभी मैंने बताया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सो इट विल गो इन द सॉल्यूशन लाइक दिस, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा। अब ध्यान देना कि एल्यूमिना ही इसके अंदर क्यों डिजोल्व कर रहा है। देखो बेस है ये, बेस के अंदर क्या डिजोल्व करेगा? जो एसिड होगा, जो एसिड होगा डिजोल्व करेगा। अब ये तो क्या है? मेटल की ऑक्साइड बेसिक, मेटल की ऑक्साइड बेसिक, मेटल की ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये एम्फोटेरिक है, इट इज एम्फोटेरिक। इसलिए ये पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होगा, रिएक्शन इसकी रिवर्सिबल कहते हैं, इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। ऊपर वाला दिखाते हैं, आगे एरो, फिर ये पीछे एरो, सही ना। रिएक्शन इसकी रिवर्सिबल होगी, पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होगा ये, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, ये एसिड बेस दोनों में डिजोल्व करेगा। अब SiO2 सिलिकॉन नॉन मेटल है, इसकी ऑक्साइड एसिडिक, ये तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी पूरी। Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बनेगा, सोडियम सिलिकेट रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो सॉल्यूशन में ही रहेगा, दिस विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। लेकिन इसकी रिएक्शन बैकवर्ड आ सकती है। ये दोनों तो NaOH के कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दो चीजें क्रॉस हो गई। रेड बॉक्साइड कहते हैं इसको। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज रेड बॉक्साइड। रीजन क्या है इसका? क्योंकि Fe2O3 मेन इंप्योरिटी है। आयरन ऑक्साइड, आयरन जब भी आएगा तो क्या आएगा? रेड कलर। रस्टिंग जो होती है इसी यही होती है ना Fe2O3 की, तो वो कैसी होती है? रेडिश ब्राउन होती है रस्टिंग, तो उसको रेड बॉक्साइड कहते हैं, बिकॉज ऑफ मेन इंप्योरिटी विच इज फेरिक ऑक्साइड, रेड बॉक्साइड। अभी पहली रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं है? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Al2O3 है, साथ में ये इंप्योरिटीज हैं। Al2O3 NaOH के अंदर क्यों डिसॉल्व कर रहा है? क्योंकि Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। Al2O3 क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो क्लियर? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसलिए ये डिसॉल्व करेगा। SiO2 ये नॉन मेटल है, ये तो जरूर करेगा, और ये इसकी रिएक्शन ज्यादा जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसकी कम जाएगी। Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्लियर? Al2O3 क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये ज्यादा डिसॉल्व कर देगा। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, ये पता होनी चाहिए सारी, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट में या जेई एडवांस में या जेई मेंस में भी, इसके बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बार जल्दी से नोट कर लेना कौन कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जल्दी से नोट कर लेना एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी है। बस ये सुन लेंगे जल्दी से। ये सब क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स।
मतलब इसको याद करने का तरीका भी है सिंपल सा, जैसे SN है, सुनो जनाबे आली, सुनो जनाबे आली, वे सब पंजाबी सड़े मन से, अलग कर देना, से गाते हैं ऐश करते हैं। सुनो जनाबे आली, वे सब पंजाबी सड़े मन से गाते हैं ऐश करते हैं। तो इस तरह से कुछ भी बना लेना, कोई अपना सोचना नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, जो बोला है इसको अगर याद कर तो याद कर लेना, नहीं तो अपने तरीके से याद कर लेना। तो ये क्या कहते हैं, इसमें जो ऑक्साइड एम्फोटेरिक है वो कौन कौन सी है, SNO SNO2, इसमें ZNO, इसमें Al2O3, इसमें V2O5, इसमें Sb2O3 Sb2O5, इसमें Sb2O3, इसमें PbO PbO2 PbO PbO2 दोनों, इसमें CdO, इसमें MnO2, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये MnO2, इसमें Ga2O3 और इसमें AS2O3, हाँ, और इसमें Cr2O3। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो इसको अगर याद कर लेना, ये वैसे मैं बाद में भी बता दूंगा, एक बार याद करने का तरीका बता दिया मैंने इसमें, तो इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चंस काफी आते हैं इसके। तो Al2O3 को NaOH में डाला प्लस H2, तो NaAlOH4 बन गया। अब NaAlOH4 जो बना, NaAlOH4 बन गया। अब इसमें पहले बेस डाला था, रिएक्शन गई आगे, अब इसमें हल्का सा एसिड डाल देंगे ना, इसका पीएच एडजस्ट करके थोड़ा सा एसिड डाल देंगे इसके अंदर, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, दोबारा अपनी जगह पे। तो क्या मिल जाएगा इससे, Al2O3 डॉट XH2O, ये मिल जाएगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, एरो नीचे, Al2O3 डॉट XH2O एरो नीचे, प्लस साथ में NaHCO3 प्लस NaHCO3 बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। अब इस Al2O3 डॉट XH2O को अगर हम हीट कर देंगे, 1473 केल्विन पे, 1473 केल्विन पे हीट कर देंगे, तो Al2O3 मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, सारी इंप्योरिटीज अलग होगी इससे, प्लस XH2। तो ये दिस इज प्योर है, ये प्योर फॉर्म में है, और ये क्या था, इम्प्योर था। समझ आ गई बात नहीं है। तो ये तीनों रिएक्शन याद करनी है, बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स में आती है रिएक्शन। तरीका मैंने समझा दिया कि किस तरह से करना है इसको। तो दिस इज बेयर्स प्रोसेस, क्लियर, दिस इज बेयर्स प्रोसेस। इसमें जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताई है बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, वो याद करना चाहो तो याद कर लेना उसको। नेक्स्ट ये था, दिस वॉज बेयर्स प्रोसेस। इसके अलावा दो, इसी के अंदर ना 2 प्रोसेस और होते हैं, वो सिलेबस में नहीं है, अगर करना चाहो तो कर लेना। जैसे अगर मैं बात करूं हॉल्स प्रोसेस की, हॉल्स प्रोसेस, इसमें सिर्फ हमें कुछ करना नहीं है, NaOH की जगह Na2CO3 यूज करना, ये भी रेड बॉक्साइड के लिए। बाकी रिएक्शन सारी सेम है, NaOH की जगह Na2CO3 यूज करना, बाकी रिएक्शन सेम है। इसको ये भी किसके लिए, बेयर्स किसके लिए था, इसमें NaOH यूज किया था केमिकल एजेंट, ये किसके लिए था, दे बोथ वर मेंट फॉर रेड बॉक्साइड, दोनों के दोनों रेड बॉक्साइड के लिए थे। इसमें रिएक्शन सबको सेम है, बस Na2CO3 यूज करना है इंस्टेड ऑफ NaOH। और एक और होता है सरपेक्स प्रोसेस, ये व्हाइट बॉक्साइड के लिए, ये किसके लिए, व्हाइट बॉक्साइड के लिए। व्हाइट बॉक्साइड के लिए सरपेक्स प्रोसेस, इसमें N2 और C डालते हैं। जैसे Al2O3 है, इसमें N2 इनर्ट एटमॉस्फेयर प्लस C ये डालेंगे, तो ये एल्यूमिनियम रेड करके Al पोलराइजेशन की वजह से रेड कर जाएगा और Al बना देगा। और Al में वाटर डालेंगे, हाइड्राइज करेंगे इसको, हाइड्राइज करेंगे तो Al पे 3 प्लस है, तो O चांस 3 आ जाएंगे इसके पास, AlOH थ्राइस बन जाएगा। अब इसको हीट कर देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिना Al2O3। और इंप्योरिटी कौन सी थी इसके अंदर, व्हाइट बॉक्साइड है, तो मेन इंप्योरिटी क्या होगी इसके अंदर, SiO2 की, SiO2 सिलिका की इंप्योरिटी। समझेगा कि नहीं, ये दिस इज सरपेक्स प्रोसेस, ये क्या है, सरपेक्स प्रोसेस। तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, बेयर्स प्रोसेस रेड बॉक्साइड के लिए, क्लियर फॉर रेड बॉक्साइड एंड दिस इज फॉर व्हाइट बॉक्साइड। क्योंकि व्हाइट बॉक्साइड क्यों कहते हैं, मेन इंप्योरिटी SiO2 है, उन दोनों में मेन इंप्योरिटी क्या है, Fe2O3। और फिर भी अगर करना चाहें तो इंप्योरिटीज कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए भी एक तरीका है छोटा सा, अगर याद करना चाहें याद कर सकते हैं इसको। जैसे हॉल्स प्रोसेस है, हॉल्स प्रोसेस में हमारे पास SiO2 सिलिका और Fe2O3 दोनों है, सिलिका प्लस Fe2O3 दोनों है। और बेयर्स प्रोसेस में क्या है, Fe2O3 और सरपेक्स प्रोसेस में सिलिका SiO2, इसीलिए इसको व्हाइट बॉक्साइड के, जिसमें Fe2O3 आ गया वो रेड बॉक्साइड के लिए। तो इसको अगर याद करना तो याद कर सकते हैं, कभी भूल जाते हैं इसको, तो अगर याद करना चाहें तो बहुत सिंपल सा तरीका याद करने का जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जैसे ये इसमें हॉल में सिलिका फैको, हॉल में सिलिका, ये फैको, फैको उसको Fe2O3 फैको, फेरिक ऑक्साइड है ना, फेरिक। और इसमें ये बेयर्स प्रोसेस है, तो बेयर्स को बेकार बना दो, बेकार फैको,
बेकार फेंको, हॉल में सिलिका फेंको, बेकार फेंको। सर पे सिलिका, सर पे सैंड आ जाती है जो, सर पे SER आएगा, सॉरी SER, सर पे सिलिका। तो ये याद करना चाहो तो इससे याद कर सकते हैं, अदरवाइज सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सिर्फ बेयर्स प्रोसेस है। क्लियर। नेक्स्ट हम करेंगे आगे। लीचिंग इज ऑल्सो प्रेशियस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रेशियस मेटल्स। लीचिंग ऑल्सो हेल्पफुल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। जैसे अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन करनी है, सिल्वर के साथ ये होगा तो ऐसी नेटिव फॉर्म में, लेकिन साथ में इसके क्या होंगी, इंप्योरिटीज होंगी। तो इसमें हम इसको डिजोल्व करेंगे एक केमिकल एजेंट के अंदर, जैसे NaCN में डिजोल्व करेंगे। अब Ag पे चार्ज तो है नहीं कोई, अब इसके साथ Ag पे चार्ज हमें पता है +1 होता है, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम O2 डालते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर, एयर इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज दिस सिल्वर टू इट्स +1 स्टेट। तो ये ध्यान रखना, पर्पस ऑफ एयर यहाँ पे ये है, टू ऑक्सीडाइज सिल्वर, टू ऑक्सीडाइज सिल्वर सिंपली, या गोल्ड के में भी यूज करेंगे तो टू ऑक्सीडाइज गोल्ड। थोड़ा सा एक और काम भी होता है इसका, वो भी बता दूंगा मैं। तो Ag + NaCN +1 स्टेट में आया तो कितने CN आएंगे, 2, अभी बताया था पीछे। तो ये आ गया AgCN2, और चार्ज +1 ही रहना चाहिए, अभी तो +2 हो गया, x - 2 = 0, तो Na लग जाएगा बाहर, NaAgCN2 ये आ गया, NaAgCN2 ये आ गया। और उसके बाद इसमें हम ज्यादा रिएक्टिव मेटल डाल देंगे ताकि ये कम रिएक्टिव मेटल बाहर निकल जाए। जिंक डाल दिया, तो क्या होगा, कम रिएक्टिव मेटल बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, और जिंक पे चार्ज कितना होता है, 2+, जिंक पे चार्ज 2+ होता है, तो इसका डबल कर देंगे, इसका डबल लेना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा, Na2ZnCN4 जो पीछे बना था अभी सेम, +2Ag। तो यहां जो मिल गया सिल्वर, लगभग प्योर फॉर्म में, हालांकि पूरा प्योर नहीं है लेकिन लगभग प्योर फॉर्म में मिल जाता है इसमें। तो ये प्योर फॉर्म में तुम्हारा सिल्वर मिल जाएगा यहाँ पे। और इस प्रोसेस को, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पूरे प्रोसेस को हाइड्रोमेटलर्जी भी कहते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, काफी आगे हम पढ़ेंगे वैसे। हाइड्रोमेटलर्जी, जिसमें हम ओर इज डिजॉल्व्ड इन ए सुटेबल रेजेंट फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेटल विद सम मोर रिएक्टिव मेटल। ये याद कर लेना डेफिनेशन, मैं आगे बताऊंगा कि तुम्हें एक बार बताया हुआ मैंने, तो आगे हम और थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में, अदरवाइज इतना तुम्हें ध्यान रखना है। ओर इज डिजॉल्व्ड इन ए सुटेबल रेजेंट followed by precipitation, or is dissolved in a suitable reagent to remove the impurities, followed by precipitation or displacement of this metal with some more reactive metal. This is also known as hydrometallurgy. इसको हाइड्रोमेटलर्जी भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोमेटलर्जी। तो ये बोलना नहीं बिल्कुल भी। और ये 2Ag मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बताया ना, पर्पस ऑफ एयर क्या होता है, एयर का पर्पस क्या है, टू ऑक्सीडाइज द सिल्वर टू इट्स +1 स्टेट, और सिंपली टू ऑक्सीडाइज सिल्वर को ऑक्सीडाइज करना, ये इसका पर्पस है। जैसे बोर्ड में अभी क्वेश्चन ये पूछा गया था, कैसे पूछा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर और गोल्ड रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो हो रहा है इसके अंदर, इट इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यहाँ पे सिल्वर की स्टेट क्या है, 0, यहाँ पे सिल्वर की स्टेट क्या आ जाएगी, +1, 1 + x - 2 = 0 आ जाएगा ना, x + 1। तो यहाँ पे Ag की स्टेट 0, यहाँ पे Ag की स्टेट +1, यहाँ पे Ag की स्टेट क्या आ गई फिर 0। तो पहले ऑक्सीडेशन हुआ फिर रिडक्शन हुआ। Therefore, extraction of gold or silver, it involves both oxidation as well as reduction. It involves both oxidation as well as reduction. This is clear. Extraction of gold. This is how extraction of gold is carried out. Similarly, अगर यहाँ पे Au होता, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे Au आ जाता। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लेंगे, अगर ध्यान रख सकते हैं तो, बोर्ड के सिलेबस में ये भी नहीं है लेकिन अगर ध्यान रख सकते हैं ध्यान कर लेंगे। Ag के साथ अगर इसको और प्योरीफाई करना है तो इसके साथ Hg, सिल्वर और गोल्ड, इवन गोल्ड भी, सिल्वर और गोल्ड इनका एमलगमेशन हो जाता है जल्दी, यानी Ag पे Hg आ जाएगा, इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा Hg, ये Ag Hg। और Hg का ना ये मान के रखना कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, Hg मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 356 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 356 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब Ag के साथ, Ag जो है आसानी से इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया, Ag आ गया इसके साथ, बॉन्ड बना लिया इसके साथ। अब इसके बाद जो इंप्योरिटीज होंगी मैक्सिमम इंप्योरिटीज और अलग हो गई होंगी इससे, ये बन गया। और इसको अब हम हीट कर देंगे कितने पे, 400 डिग्री सेल्सियस पे। इससे क्या होगा, Ag तो सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा सिल्वर, लेकिन जो मर्करी है वो किस फॉर्म में मिलेगा, वेपर्स की फॉर्म में, और उसको हम कूल करके रीजनरेट कर लेंगे। इसको कूल करेंगे
मर्करी इज रीजनरेटेड, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा नहीं तो एटमॉस्फेयर में मर्करी जो है लिक्विड फॉर्म में रीजनरेट हो जाएगा कूल करेंगे तो ये बात समझ में नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एमलगमेशन प्रोसेस है, अगर याद रखते हो तो याद कर लेना, दिस इज कॉल्ड एज एमलगमेशन। एमलगम क्या होता है? मर्करी। एमलगमेशन किसके लिए होता है? ये होता है हमारा एमलगमेशन किसके लिए? फॉर सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, ये एमलगमेशन है। एमलगमेशन ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, याद करना चाहो तो याद कर लेना, क्वेश्चन की फॉर्म मैंने बता दिया। एमलगमेशन इज नॉट इंक्लूडेड फॉर बोर्ड, इट इज फॉर एमलगमेशन, इट इज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। सिंपल सा तरीका बता दिया, करना चाहो तो कर लेंगे। और एक चीज और है गोल्ड के साथ, स्पेशली सिल्वर के साथ, ये भी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। सिल्वर के साथ इसमें क्या होता है? सिल्वर के साथ ना मेटल्स, दूसरे मेटल की इंप्योरिटी आ जाती है, जैसे पीबी की। सिल्वर के साथ इंप्योरिटी किसकी आ गई? पीबी की। और पीबी की जो ऑक्साइड होती है वो वोलेटाइल होती है। पीबी की ऑक्साइड क्या होती है? वोलेटाइल। तो इसलिए इसको ना एक क्यूपिलेशन, क्यूपेल होता है, बोन ऐश से बना होता है वेसल, बोन ऐश से वेसल बना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? हॉट एयर पास करते हैं, हॉट एयर। यहां पे हमारे पास क्या है? Ag प्लस पीबी। यहां पे जब हॉट एयर का ब्लास्ट पास करेंगे तो इससे क्या होगा? पीबी विल बी पीबी, क्योंकि इसकी ऑक्साइड वोलेटाइल है, इमीडिएटली पीबी क्या किस फॉर्म में बन जाएगा? पीबीओ की फॉर्म में आ जाएगा एयर की वजह से, और ये वोलेटाइल ऑक्साइड बनकर एस्केप कर जाएगा, वोलेटाइल ऑक्साइड। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज क्यूपल। ये बोनेस से बना होता है। प्रोसेस का नाम क्या है? क्यूपिलेशन। याद रखते हो, याद कर लेना, बोर्ड के सिलेबस में ये भी नहीं है। क्यूपिलेशन। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड when metal, especially silver, when metal contains impurities of other metals, in that case this is employed. This method is employed, cupellation. This is employed when metal contains impurities of other metals. For example, silver contains impurities of lead. Silver contains impurity of lead, which can be easily removed as volatile oxide by passing hot air. By passing hot air in this cupel vessel which is made up of bone ash. तो इधर ध्यान रखते हैं, ध्यान रख लेंगे, अदरवाइज कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये। तो ये ध्यान रखना, मैंने दो मेथड यहाँ पे बता दिया आपको, क्यूपिलेशन और एक एमलगमेशन। ये सिल्वर के लिए थे, और एमलगमेशन जो था वो सिल्वर गोल्ड दोनों के लिए था। अच्छा, अब यहाँ पे अगर AU आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता? AU। ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया, ये हटा दिया, क्या बन जाएगा? AU। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, क्या करना है? बस AU लगा देंगे यहाँ पे, AU, AuCN2, जिंक, AU, ये मिल जाएगा गोल्ड। क्लियर? लाइक दिस गोल्ड इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे क्या मिल गया? गोल्ड मिल गया। तो गोल्ड बनाने का तरीका सेम तरीका ऐसे ही, और इसको साफ करना है तो एमलगमेशन लगा सकते हैं आगे, सेम ऐसे ही। AuHg का बॉइलिंग पॉइंट 356 डिग्री सेल्सियस, AuHg का क्या बन जाएगा? एक कम्प्लेक्स सा बन जाएगा। उसके बाद हम इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो Hg के वेपर मिल जाएंगे, जिसको हम कूल करके रीजनरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हो सकता है, तो ध्यान रखना। और एक बस इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने ना यहाँ पे NaCN एक्सेस में यूज़ कर लिया, यहाँ हमने NaCN को ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर लिया, तो AuCN4 भी बना देता है। चार्ज सेम रहना चाहिए तो 3 नेगेटिव, AuCN4 3 नेगेटिव, या Na3AuCN4। अब इससे गोल्ड नहीं मिल सकता जिंक डाल के, नाउ दिस कांट बी ऑब्टेन। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए है, बोर्ड के सिलेबस के लिए नहीं है। करना चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसको। अगर ये कब होगा? जब हमने NaCN को ज़्यादा एक्सेस में डाल दिया तो होगा ये। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये हमने पढ़ा लीचिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ये लीचिंग ना कई बार सिल्वर है, हालांकि सिल्वर नेटिव फॉर्म में होता है, लेकिन ये अर्जेंटाइट ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अर्जेंटाइट ओर, दिस इज कॉल्ड एज अर्जेंटाइट। तो सल्फाइड इसका फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है। रीजन, जैसे कॉपर भी लेस रिएक्टिव है, इसका ऑक्साइड नहीं सल्फाइड ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि कॉपर प्लस और H2 माइनस दोनों की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कैटायन छोटा एनायन बड़ा, तो क्या होती है? पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा बनता है। तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए कॉपर की ऑक्साइड इतनी स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एनायन क्या है? छोटा है। एनायन पोलराइजिंग पावर के लिए क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये 11th क्लास में पढ़ा होगा फजान सूल में। O2 माइनस क्या है? छोटा है, H2 माइनस बड़ा। पोलराइजिंग पावर के लिए, यानी ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर के लिए एनायन बड़ा होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए। तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है इधर, इसलिए Cu2S जो है इट कैन एग्जिस्ट इन द सिमिलर मैनर दिस Ag2S कैन एग्जिस्ट, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है इसमें H2 माइनस की। तो इसकी ऑक्साइड इतनी स्टेबल नहीं, हीट करते हैं Ag2O को तो टूट जाता है, Ag+O2 दे देता है, क्योंकि नॉर्मल मेटल है ये, तो इनकी ऑक्साइड वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती है। अर्जेंटाइट और आएगा तो इसमें NaCN डालेंगे,
NaCN डालते ही अर्जेंटाइड ओर में फिर बन जाएगा भाई Ag+1 चार्ज है, सेम चीज बनेगी NaAgCN2, तो अर्जेंटाइड ओर से भी मिल सकता है, प्लस साथ में इसमें Na2S मिलता है यहाँ पे, Na2S। रिएक्शन थोड़ी सी रिवर्सिबल होती है यहाँ पे, रिवर्सिबल होती है, इसलिए इस Na2S में हम O2 डालते हैं प्लस H2O। तो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर हेयर, यहाँ पे एयर का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे भी एयर क्या करती है, इस Na2S को Na2SO4 बना के स्किप करा देगी, प्लस NaOH प्लस S मिल जाता है, प्लस NaOH प्लस S। तो ये Na2SO4 बन गया यहाँ पे, तो इसलिए अब ये रिएक्शन जब ये खत्म हो गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इधर भी एयर का फंक्शन है टू ऑक्सीडाइज दिस Na2S टू Na2SO4। तो उसके बाद NaAgCN2 मिला, अब इसमें जिंक डाल देंगे, तो जिंक डालेंगे तो ज़्यादा एक्टिव है ये, तो Ag को अलग कर देगा, क्या मिल जाएगा Na2ZnCN4 प्लस 2Ag। तो ये सिल्वर मिल गया, सिल्वर मिल गया। आगे वही एमलगमेशन या क्यूपिलेशन वगैरह हम कर सकते हैं इसके साथ भी, उसको और ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए। तो दिस इज लीच क्लियर, दिस इज लीचिंग प्रोसेस, दिस वाज लीचिंग प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस गोल्ड एंड सिल्वर, एंड ऑल्सो इट इज यूज टू प्योरीफाई और कंसनट्रेट एल्यूमिना बाय बेयर्स प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे कंसंट्रेशन मेथड जो है वो खत्म हो गए हैं, क्लियर। ये यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन मेथड खत्म कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा मेथड होगा वो है हमारा, अब हमने ओर को ऑक्साइड, ओर को साफ कर लिया हमने, अब हमें करना है ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ये हमारा पार्ट है, हाउ टू कन्वर्ट दिस ओर इनटू ऑक्साइड। अब ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ना, पहले तो ये ओर जो है इसको ऑक्साइड, जैसे अगर मान लिया Cu2Se है, इसको हमने, इससे हमने डायरेक्ट कॉपर क्यों निकाल लिया, हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे फिर कॉपर निकालेंगे, तो इससे हमने डायरेक्ट कॉपर क्यों नहीं निकाल लिया, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। इससे कॉपर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबल है। इसलिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का नोट कर लेंगे एक बार ढंग से, कि जो वाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स CuFeS2 को भी कह सकते हैं या कॉपर ग्लांस को भी, ये कॉपर पायराइड्स एक्चुअल में ये होता है CuFeS2। वाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, इसका मतलब यही लेते हैं हम, वाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम पायराइड्स ओर रादर देन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कॉपर को पायराइड से निकालना टफ होता है रादर देन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो मैंने एक चीज तो तुम्हें बता दी कि जो पायराइड्स ओर हैं ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, तो थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस इज नॉट फिजिबल, इट इज नॉट इकोनॉमिकल, इट इज नॉट, क्योंकि हम एनर्जी देने में ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपेंस लग जाएगा, इसलिए हम ये पॉसिबल नहीं है। तो या फिर क्या कहते हैं और तरीका भी है कि जैसे इसमें अगर मान लो मैंने इसको कार्बन से रिड्यूस किया, कार्बन से इसको कार्बन से यूज़ किया तो क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस CH2, +1 स्टेट से 0 में कर दिया, रिड्यूस कर दिया इसको, कॉपर प्लस CuS2 बना दिया मैंने इसको। ऐसे ही या तो हम Cu2S है, इसमें हम H2 भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट है। पहली लाइन तो क्या लिख देंगे, थर्मोडायनेमिकली इट इज नॉट फिजिबल, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू कॉपर डायरेक्टली। ऐसे ही मान लो अगर मैंने Cu2S में H2 डाला तो Cu प्लस H2S बन गया, तो डेल्टा जी जो है दोनों प्रोसेस का क्या आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब रिएक्शन नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, तो ना तो ये रिएक्शन होगी ना ये रिएक्शन होगी, बिकॉज फॉर थर्मोडायनेमिकली इट इज नॉट फिजिबल। CH2 भी क्या है, एंडोथर्मिक कंपाउंड है, H2S भी स्टेबल नहीं है ज़्यादा, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होगा ऐसा विद कार्बन रिडक्शन और हाइड्रोजन रिडक्शन। बट इफ दिस सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, हमने इसमें O2 डाला से इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड वाला, अब इसमें कार्बन डालेंगे तो कार्बन से रिड्यूस करेंगे तो Cu प्लस CO2 तो p मल्टीपल बॉन्डिंग हाईली स्टेबल गैस है, तो Cu मिल जाएगा प्लस CO2, सही है। और ऐसे ही इसमें अगर हम ऑक्साइड से हाइड्रोजन से रिड्यूस करेंगे तो कॉपर प्लस H2O मिल जाएगा। नाउ वी कैन इजीली ऑब्टेन। और दूसरा एक फायदा और है इसमें कि जब हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया तो कॉपर की परसेंटेज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अंदर सल्फाइड के अंदर जो कॉपर की परसेंटेज होगी वो कम होगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सल्फर का मास ज़्यादा है, सल्फर का मास 32 और ऑक्सीजन का मास 16। तो ये परसेंटेज भी जब हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं सल्फाइड को किस में, ऑक्साइड के अंदर, या कार्बोनेट को ऑक्साइड के अंदर, तो परसेंटेज भी मेटल की बढ़ जाती है। तो ये एक फायदा और हो जाता है, परसेंटेज ऑफ मेटल इज मोर इन ऑक्साइड रादर देन इन सल्फाइड, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन सल्फाइड रादर देन इन ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का दोबारा मैं बोल देता हूँ एक बार, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम पायराइड्स और बाय रिडक्शन विद कॉपर रादर देन फ्रॉम ऑक्साइड ओर।
इससे निकालना कॉपर को विद कार्बन से रिडक्शन और हाइड्रोजन से रिडक्शन इट इज डिफिकल्ट रादर देन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ढंग से कर लेंगे। कॉपर का सल्फाइड के साथ क्यों बॉन्ड बनता है वो मैंने बताया, पोलराइजेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेटर पोलराइजेशन ऑफ सल्फाइड आयन देन ऑक्साइड आयन। जितना बड़ा आयन उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। तो इसलिए पहले हम कोई भी ओर है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में। कोई भी ओर होगा हम उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में। तो इसमें इसके लिए दो तरीके हैं ऑक्साइड में ओर टू ऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट करने के लिए नाउ वी हैव टू मेथड्स। एक है कैल्सिनेशन और दूसरा क्या है, रोस्टिंग। एक कैल्सिनेशन, दूसरा रोस्टिंग। तो एक देख लेते हैं हम, थोड़ा सा कर लेते हैं कैल्सिनेशन को, रोस्टिंग को हम बाद में कर लेंगे या फिर थोड़ा बहुत मैं हिंट दे दूंगा इसका। तो कैल्सिनेशन अगर हम कर रहे हैं, कैल्सिनेशन इसके अंदर हम ओर को जो हीट करते हैं, ओर को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर। इसमें ओर को हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर में और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। और इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, एब्सेंस ऑफ एयर में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में इसमें हीट करेंगे। एंड दिस इज पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इट इज मेंट ओनली फॉर कार्बोनेट ओर्स। ये कार्बोनेट ओर्स के लिए, कार्बोनेट के लिए, हाइड्रोक्साइड्स के लिए भी है, मेनली कार्बोनेट के लिए ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड्स के लिए या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए। ये चीज ध्यान रखनी है। अभी मैं इसकी एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर जो है क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। एक तो इसमें मॉइस्चर इज रिमूव्ड, मॉइस्चर जो है इट इज रिमूव्ड, ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्ट्रॉयड, मैटर जो है वो भी खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉयड। और इसमें क्या होता है, और इसके अंदर हमारा जो वोलेटाइल ऑक्साइड्स हैं, वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं, वो मतलब थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हमने डाला हुआ है तो S2 है SO2 बन के उड़ जाएगा, P4 है तो P2O5 बन के उड़ जाएगा, और आर्सेनिक है तो AS2O5 बन के उड़ जाएगा, AS2O5 बन के उड़ जाएगा। तो इस तरह से जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं वो भी अपनी ऑक्साइड बन के उड़ जाएंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हम डालते हैं इसके अंदर भी। हालांकि चांसेस इसके कम होते हैं लेकिन फिर भी ये एस्केप कर सकते हैं वोलेटाइल। और दूसरा, ओर बिकम्स पोरस। 6th पॉइंट, ओर जो है पोरस हो जाता है, हीट करने से ओर पोरस हो जाएगा, ओर बिकम्स पोरस एंड इज easy to work with it in the coming stages, in the subsequent stages। और पोरस हो जाएगा, पोरस से क्या होने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ, इससे क्या होगा, दिस विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड बढ़ जाएगी रिएक्शन की। तो ये ध्यान रखना पॉइंट इसके अंदर। और बिकम्स पोरस, और बिकम्स पोरस, सो इट इज इजी टू वर्क विद द ओर इन द सब्सिक्वेंट स्टेजेस। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा इससे, और जब पोरस होगा तो क्या होगा, पोरस यानी छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे उसके अंदर, तो इसलिए क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये भी एक फायदा हो जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर एक्सटर्नल हीट चाहिए होती है, नीड्स एक्सटर्नल, मैं बात कर रहा हूँ ये किसकी, कैल्सिनेशन की, ध्यान रखना चीज का, नीड्स एक्सटर्नल हीट, सो इज एंडोथर्मिक, सो इज एंडोथर्मिक। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये कैल्सिनेशन के पॉइंट्स बताए, अभी मैं इसकी रिएक्शन बताऊंगा। ये किसके पॉइंट्स है, कैल्सिनेशन के। तो इसके पॉइंट्स देख लेंगे एक बार कि इसकी एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होता है। दूसरा, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए होता है ये। मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, सल्फर जो है SO2, सल्फर की इंप्योरिटी है तो SO2 बन के उड़ जाएगी, और O2 क्योंकि O2 थोड़ा सा डला हुआ है, AS है तो AS2O5 बन के एस्केप कर जाएगा, P4 है तो P2O5 बन के एस्केप कर जाएगा, और बिकम्स पोरस एंड इज easy to work with the ore. Now it is easy to work with the ore in the subsequent stages and is easily workable in the subsequent stages. Surface, because of increase of surface area, rate of reaction also increases. This needs external heat, so is endothermic. तो ये इसके पॉइंट्स लिखने हैं। और कैल्सिनेशन के पॉइंट्स भी लगभग ऐसे ही है, कुछ इसके ऑपोजिट है, वो नोट कर लेंगे एक बार। कैल्सिनेशन भी मैं यही बता देता हूँ आपको, कैल्सिनेशन नोट कर लेंगे एक बार। ये यहाँ पे, सॉरी,
रोस्टिंग के जो पॉइंट्स हैं लगभग सेम होंगे, जैसे